रंग। ठीक है, और पूरा बढ़िया से बता दिए थे। हम उसके आगे चलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह बताते हैं। उसका आगे तो हमको देखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, उसका अर्ध आयु काल कितना होगा। ठीक है, तो हम इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के भी बारे में बता देंगे और उसके बाद उसका अर्ध आयु भी देख लेंगे। ठीक है, और जो भी बताएंगे वही जो भी बताएंगे उसका पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगा। मोर पे क्लिक करेंगे और वहां पे फिर देखेंगे तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि के अभिक्रिया। तो हम ये बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो ये देख रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये 12th क्लास का है। ठीक है, और केमिस्ट्री का है। तो व्यक्ति को समझ में तब नहीं आता है जब वो 8वां और 9वां जीसन पढ़ता है। ठीक है, तो अब जो जो व्यक्ति यहाँ पे देखेंगे वो 8, 9 या 7 या 10 क्लास में नहीं है, वो 12th क्लास में है। ठीक है, और 12th क्लास के हिसाब से ही समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब ये वो वाला जोड़ घटाव नहीं रहा और नहीं वो गुणनखंड रहा। ठीक है, और नहीं सब केमिस्ट्री में नॉर्मल नॉर्मल बात रहा, अम्ल भस्म में सब बोला नॉर्मल बात। 12th क्लास के तो 12th क्लास के ही हिसाब से पढ़ेंगे। हम पहले इतना इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। और ये VVI भी है और यही पूछना भी चाहिए। बच्चा थोड़ी रहा 12th क्लास में तो उस हिसाब से ना पूछेगा। अब क्या आपको से पूछेगा ऐसा ऐसा लाइन जिसका आंसर 3 लाइन या 4 लाइन में होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा पूछेगा। ठीक है, तो आप जो आंसर याद करते हैं एक एक पेज का सिद्ध करते हैं, वो अगर देख ले 6ठा 7वां वाला या 8वां 9वां वाला तो सोलह बाप रे बाप इतना बड़का को याद कर भाई। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे है हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोग का सिलेबस 12th वाला लगता है बहुत ज्यादा है, और जो कंपटीशन में जाइएगा तो लगेगा कि वो तो कुछ है ही नहीं था। ठीक है, ये इतना था तो ये इतना था। ठीक है, जैसे आप कैसा आ गए 12th में, तो लगता है कि 12th इतना है तो 10वां तो इतनी सुन तो है ये था। वो है को चाबी दे दे तो 4 महीना पढ़े 4 महीने में क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन उस समय लगता था बाप रे बाप 6 महीना बचे रहे 5 महीना बचे रहे। तो आगे भी पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से समझो कि 12th ज्यादा भी ना है लेकिन 12th के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो पहले इसी को डिफाइन करते हैं होता क्या। तो अभिक्रिया सबसे पहले आता है कि अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़े थे क्या कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनता है। शॉर्ट में बताते हैं पहले कि कोई भी चीज है। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट है जो कि अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु या तो अकेले या तो किसी के साथ मिल करके अपने या अपने से भिन्न गुण वाले नए वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये नया वस्तु, ये सब परिभाषा वाला बात हो गया। नॉर्मल में अगर देखें तो कोई भी एक पदार्थ से अपने से अलग गुण वाले दूसरा पदार्थ बन जाए, इसे को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, और एक बात याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में कभी रिवर्स गियर नहीं होता है। ठीक है, कागज जला दो तो वो तो अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कागज जल गया और रासायनिक अभिक्रिया हो गया, फिर से कागज नहीं बनेगा। चावल बन गया, रासायनिक अभिक्रिया। हमारे आसपास बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, हम उसको देखते नहीं है। चावल बना, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रोटी भी बन गया ना, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, खाना पचा उसमें भी हुआ। श्वास लिए उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अधिकतर चीज, दूध से दही बना उसमें भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। वापस नहीं बनेगा। खिचड़ी भी बन गया ना, वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम एग्जांपल से ले रहे हैं कि दूध से दही बन रहा है। ठीक है, तो बताओ कि ये कार्य होने में कोई भी, हम ऐसे लिखते हैं कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब कि अभिक्रिया करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी दूध से क्या बनने वाला है, दही बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, या फिर मान लो कि चावल से क्या बनने वाला है, भात बनने वाला है। ठीक है, चावल जो कच्चा रहता है, भात जो सीज जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या, अच्छा ये बताओ कि जब भी ये अभिक्रिया होगा तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम लगेगा ना कुछ तो टाइम जरूर लगेगा। क्या ये एक ही बार दम बन जाएगा, चावल एक बार नजर हटाए फिर देखें भात, ऐसा होता है, टाइम लगता है। लगता है ना, टाइम धीरे धीरे बनता है, थोड़ा थोड़ा करके बनता है। तो जैसे जैसे बनने लगेगा वैसे वैसे इसकी मात्रा घटने लगेगा, इधर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये इसका अवस्था खत्म होगा, यानी कि इसकी सांद्रता घटेगा और इसके सांद्रता में परिवर्तन होने लगेगा। सांद्रता में परिवर्तन होगा ना, तो ये जो समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन की दर है उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। कि सांद्रता में परिवर्तन की दर, अगर अभिक्रिया जल्दी हो गया, ठीक है, तो वो अभिक्रिया का वेग ज्यादा है। कागज तुरंत जल गया, वेग ज्यादा है। कागज धीरे धीरे जल रहा है, वेग कम है।
ठीक है। तो ये जो सांद्रता अभिकारक की जो सांद्रता है, इसमें जो परिवर्तन की दर है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इधर चल लेते हैं। तो इधर जब चले तो ये जो अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया बोले कि कोई एक प्रोडक्ट था, ठीक है, ए से कुछ बना यहाँ पर ही, ठीक है। तो जब अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ हो, यानी कि समय जीरो हो, तो क्या ये कुछ बना होगा? नहीं। तो ए जीरो लिखा मतलब कि जीरो, अभी तक जहां जैसे था वैसे ही है, कुछ नहीं बना है, ठीक है। अगर मान लो कि टाइम स्टार्ट कर दिए, समय चालू हो गया, तो कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स भाग बन गया। कितना भाग बन गया? एक्स भाग। जब एक्स भाग बना है तो 13 में से एक्स भाग घटेगा कि नहीं घटेगा? ठीक है। क्या? तो कुछ टाइम लगा, 80 लिख दिया, कुछ टाइम लगा, ठीक है। यहां तक हम देख चुके हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते तो हम ये पढ़े कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग। अभी जो परिवर्तन का दर है सांद्रता में, तो इसकी सांद्रता मान के चल लेते हैं ये ए है, ठीक है। इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, ठीक है। थोड़ा सा क्या परिवर्तन एक ही बार हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा करके ना, तो डी लगा देते हैं, डी ए बटा डी टी। तो ये उसमें परिवर्तन का दर है समय के साथ, अभी उसके सांद्रता में परिवर्तन की दर। अब ये बताओ कि इधर बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसकी सांद्रता घट रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर ही? ऋणात्मक, ठीक है। तो जो सांद्रता की दर है, ठीक है, अभिक्रिया सांद्रता की दर जो है, ठीक है, किसी भी उसका वेग में जो परिवर्तन की दर है ना, वेग में परिवर्तन की दर उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता क्या होता है? यानी जितने ज्यादा सांद्रता रहेगा उतना ही तेज अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो किसी का अभिक्रिया का जो वेग है उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। अब वेग किसको बोलते हैं? तो परिवर्तन की दर को इन्हें बोलते हैं अभिकारक में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? वेग। और जो वेग है उसके सांद्रता के क्या होता है? समान। ये ए जो है, ये ए प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बन रहा है, जिसे हम बना रहे हैं, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास चावल होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? चावल, ठीक है। जो भी रहता वहां पर लिख देते हैं। तो हम चावल ये इसमें ना मान के चलते, हम ए मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा भी क्रिया आएगा वहां पर हम रखते चल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सांद्रता। ये जो बड़ी ब्रैकेट घेरे हैं ना, इसका मतलब होता है सांद्रता, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया। क्या देख रहे हैं? शून्य। तो शून्य कोटि को किसको बोलेंगे? तो कुछ ऐसा भी अभिक्रिया है जो कि सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता। ये लो, ठीक है। क्या सारा का सारा अभिक्रिया सांद्रता पे निर्भर करता है? नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा भी क्रिया है जो सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करेगा, उसको सांद्रता से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, चाहे सांद्रता जितना रहे। तो वैसे ही अभिक्रिया को हम बोलते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? शून्य, ठीक है। अब वो अभिक्रिया कितना कोटि का है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको सांद्रता के ऊपर पावर में घात में जितना हुआ लिखा हुआ रहेगा वही उसका क्या हो जाता है? कोटि, ठीक है। मान लो कि कोई ए है, इसका लिख दिए 1, इसका मतलब इसका कोटि कितना है? 1। तो उसके घात में देखो जितना रहेगा उसे हम कोटि बोलते हैं। तो यहां तक हम कहानी समझ चुके हैं कि परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। और ये जो वेग है या क्या बोलते हैं, सांद्रता में परिवर्तन के दर के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है। उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। जब क्रिया का वेग है यानी कि उसमें बोलो परिवर्तन की दर सांद्रता के समानुपाती। अगर उसके घात पावर में 0 है तो मतलब ये कितना का है? 0। तो वैसे अभिक्रिया, ठीक है, जो कि सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है उसे को हम क्या बोलते हैं? शून्य को, ठीक है। हम थोड़ा सा अब आगे चल लेते हैं। तो ये माइनस में डी और बटा में डी टी है। समानुपाती हटाएंगे तो कोई वो क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर ही क्या आता है? अच्छा ये बताओ, पावर में अगर 0 रहा उसका मतलब कितना होता है? यहाँ पर ही डी ए है बराबर, यहाँ पर के है, मतलब भागा में नहीं आएगा तब गुना में। आप माइनस को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। सब बढ़िया देख लो। तो डी ए बराबर क्या आ गया? माइनस में के और डी टी। तो डी मतलब थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है। अगर हमको थोड़ा सा से ज्यादा निकालना है तो हमको क्या करना होता है? समाकलन, इन्हें करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन करने पर। तो इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाओ, ठीक है, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाओ,
अच्छा एक बात और समझो, समाकलन तो सेकंड बुक में पढ़ना है, लेकिन हम कुछ जानकारी बता देते हैं समाकलन के बारे में। ये चिन्ह होता है समाकलन का, कि समाकलन में जो के है ना कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर। तो माइनस में के निकल गया बाहर, केवल क्या बचा? डी और टी। तो जो चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है उस पर ज्यादा दिमाग इसलिए हम नहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये है सेकेंड बुक का। ठीक है, अब हम अभिक्रिया का वेग बताएं कि अब हम समाकलन बताने लगे? तो अब तो हमको अभिक्रिया का वेग बताना है, जब समाकलन आएगा तो वहां पे देखेंगे। तो लेकिन जो जो हमको काम का है, जो जानकारी काम का, उस जानकारी को बस जान लेते हैं। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसको कहाँ निकाल देना है? बाहर निकालना है, तो बाहर निकाल दिए। अब हम करते हैं समाकलन। तो ध्यान रखना कि जब भी हम समाकलन करेंगे, ठीक है, तो समाकलन में, एक सेकेंड, अगर हम किसी का समाकलन करें dx का, तो जैसे ही समाकलन हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? x। अगर कोई समाकलन dt का कर रहा है तो केवल क्या बचेगा? t। अगर कोई समाकलन dy का कर रहा है, ठीक है, तो केवल क्या बचेगा? y। अगर कोई समाकलन dz का कर रहा है तो केवल z। अगर कोई समाकलन w का कर रहा है तो केवल क्या बचेगा? w। तो हम समाकलन डी का कर रहे हैं ना, तो केवल क्या बचेगा? माइनस में के है, बताओ, केवल टी का, और dt का क्या बचेगा? टी। और प्लस में जुड़ जाएगा सी। सी क्या? तो सी मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दो, समाकलन दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। जो अनिश्चित समाकलन रहेगा उसमें आपको लिमिट नहीं लिखा हुआ रहेगा, जो निश्चित समाकलन रहेगा उसमें लिमिट लिखा हुआ रहेगा। ध्यान दो, पिछला बार सी किया था उसमें लिमिट लिखा हुआ था ना, तो क्या हम उसमें सी दिए थे प्लस में? नहीं, क्योंकि लिमिट जब है ही तो सी क्या देना। लेकिन क्या इसमें लिमिट है? नहीं, इसीलिए हम कांस्टेंट दिए, प्लस में के कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट का हम मान नहीं दिए। तो समाकलन का नियम समझ लो कि अगर अनिश्चित समाकलन है तो इसमें प्लस में क्या आ जाता है? सी। अब हम आगे चलते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट करके छोड़ दो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब समय शुरू नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्या अभिक्रिया, कभी ना कभी तो हम बटन टिपे होंगे ना, कभी ना कभी तो अभिक्रिया चालू किए होंगे, गैस ऑन किए होंगे। ठीक है, अब पानी डाल दिए, चावल डाल दिए, अब चलते हैं गैस ऑन करने। तो जैसे ऑन करने वाले हैं, अभी तो टाइम जीरो है, तो वहीं पे देख रहे हैं कि जब समय जीरो हो, जब जब t बराबर क्या हो? जीरो। तो जब t बराबर जीरो है तो क्या सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं। जब t जीरो है, t बराबर क्या हो? जीरो हो, तब यानी कि अभी जो है समय स्टार्ट नहीं हुआ है। t क्या है? जीरो का जीरो। आप बताओ कि जब समय स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा? नहीं। तो जब समय स्टार्ट ही नहीं हुआ हो तो जो भी हम ए था, यानी कि जो भी चावल था, उसमें एक ठो भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। इसीलिए हम क्या लिखे? ए नोट। ए नोट मतलब कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें। जब समय ही नहीं चालू, जब गैस ऑन किए ही नहीं, तो बना कहाँ से? लेकिन आज जैसे ही गैस ऑन कर देंगे कुछ ना कुछ हीट जरूर लगेगा। भले 0.00001% बने, लेकिन चावल बन जाएगा 0.0001%। जैसे ही ऑन करते वैसा भी क्रिया शुरू। ठीक है, ठीक है, तो बताओ, जब टाइम जीरो है यानी समय शुरू नहीं हुआ है, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं। ये ए मतलब क्या है? ए मतलब वही चावल है। ठीक है, या वही खिचड़ी है, या फिर वहीं पे दूध है जिसको हम दही का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी अभी क्रिया कर रहे हैं, ये वही है। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट में इसका मान देते हैं। बताओ, ए मतलब ए नोट माइनस के, बताओ टाइम कितना है? जीरो, और प्लस में क्या है? सी। तो ए नोट बराबर, बताओ ये गुना हो जाएगा तब कितना हो जाएगा? जीरो। अब बराबर में क्या बचा इधर? सी। यानी कि बताओ सी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? सी का वैल्यू ए नोट। तो आपको पता है कि हम इसके बाद क्या करेंगे? हम समीकरण फर्स्ट में क्या रख देंगे? सी का मान। ठीक है, तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर? सी का मान। तो आ जाओ समीकरण फर्स्ट में। तो जब हम समीकरण फर्स्ट में चलते हैं तो ये रहा, लिखा हुआ था a बराबर माइनस के और t और प्लस में c। तो एक मतलब कितना? ए नोट। माइनस में k है और t भी है, बढ़िया है। और प्लस में बताओ c मतलब, तो c मतलब ए नोट, c मतलब ए नोट। ठीक है, ए नोट। यहाँ तक सब ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा हम और देखते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे, ठीक है,
खत्म हो जाएगा। तो इसको भी हम खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा हमको और देखना है आगे। और आगे क्या देखना है कि हम यहाँ पर ही हम इसका मान तो निकाल लिए नोट का, लेकिन हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर ही अभिक्रिया का वो बोला अर्धायु, ठीक है, ये देखने वाले हैं कि उसका अभिक्रिया के अर्धायु कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ठीक है, किधर गया, एक सेकेंड, यहाँ पर उल्टा कर दिए। ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस में के और टी, और प्लस में सी का वैल्यू कितना है, ए नोट, ठीक है। यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, तब क्या, तो ये माइनस में के डी टी दिख रहा है, इसको इधर लाओ तो ये कोचिंग में हो जाएगा प्लस में, तो इधर बचा क्या, और ये प्लस में इन्हें जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अच्छा बताओ केवल अगर यहाँ पर के निकाले तो ए नोट और माइनस में ए और बटा में क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। ये जो लिखा है ना ए नोट माइनस में सांद्रता के लिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है ना के बराबर ए नोट माइनस ए बटा टी, ये क्या निकला के ये क्या है, बेग स्थिरांक। तो ये निकल गया शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक, ठीक है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक, जो कि हम पिछला बार क्या निकाले थे, इसी को हम क्या लिखे थे, के बराबर एक्स बटा टी। तो ये दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। उसमें जब लिमिट का मान दिए थे कुछ ना कुछ ये बना था, उसी को ना लेकर के चले थे। तो ए नोट मतलब वही कुछ नहीं बना है, उसमें से ए, ठीक है, ए को घटा दिए यानी कि जो बना होगा, ठीक है, उसको घटा दिए तो बचेगा तो वही ना, एक्स ही ना, ठीक है। तो दोनों सेम ही बात है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका अर्धायु, क्या निकालते हैं, तो हम लिखते हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु, राइटिंग का नजर नहीं लगाना है, कितना बढ़िया लगता है, पता चलता है कि नहीं पता चलता है, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अर्धायु निकालते हैं, तो ध्यान समझो पहले कि अर्धायु हम कहते हैं किसको है, तो किसी भी अभिक्रिया को, चल रहा है, किसी भी अभिक्रिया को आधा खत्म होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु, ठीक है। या फिर बोलो ये तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अभिक्रिया को आधा खत्म होने में जो समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे, अर्धायु। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल भाषा में बोलो, ठीक है, जो कि लिखना है क्या, किसी भी अभिक्रिया में उसकी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, उसकी जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसी को हम, उसी समय को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु। किसी भी अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, क्या बोले, किसी भी अभिक्रिया में उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, अर्धायु, ठीक है। तो ये तो पूरा एकदम पेचीदा वाला हो गया, अभिक्रिया के सांद्रता पता नहीं कुछ शॉर्ट में समझेंगे तो अभिक्रिया आधा हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, अर्धायु, ठीक है। आंसर में भी ऐसे लिखने के लिए बोलता हूँ तो ज्यादा बढ़िया था, अभिक्रिया आधा हो जाएगा, अर्धायु, बस हमको समझना ही तो है, ठीक है। कौन सा उसका लंबा चौड़ा हम उसको जानना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा शिक्षा वाला ऐसा ही पद्धति ही बना हुआ है कि देखो हमारा वो जो उन लोगों का शिक्षा है, ठीक है, जो कि इसमें नए नए माइक्रोसॉफ्ट बना रहे हैं, नए नए एआई बना रहे हैं, सब ये सब आविष्कार कर रहे हैं नया नया, ठीक है। वो समझ का जो शिक्षा पद्धति है वो जितना से जितना आसान हो सके, ठीक है, चीजों को समझो केवल। और हमारा जो शिक्षा वाला है वो क्या है कि आसान चीज को भी कैसे बताओ, मुश्किल करके, पूरा एकदम भयंकर करके, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। और उन लोगों का क्या है कि जितना मुश्किल चीज को कैसे बताओ आसान, इसीलिए उन लोग इतना आगे, हम लोग थोड़ा सा पीछे। रियली बोलो पीछे हैं तो बोलो कि पीछे हैं, ठीक है। झूठा झूठा मत फेंक दो कि हम आगे हैं। अमेरिका क्या कहता था ठीक है, सुने, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, तो बोलेगा वो क्या हो तुम, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकालने हैं, अर्धायु। तो आधा खत्म होने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, उसे को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो मान लेते हैं कि टाइम कितना है, टाइम कितना लगा, टी हाफ, अर्धायु निकाल रहे हैं ना, तो समय कितना, आधे समय पर, ठीक है। तो टी हाफ, ठीक है, टी के जगह पे कितना रख देंगे, टी हाफ मतलब आधे समय पे। जब तो आधा समय हो जाएगा तो जो अभिक्रिया का सांद्रता है, ये अभिक्रिया है ना, ठीक है, ये जो प्रारंभिक में था, ये जो देख लो, ये जो अभी है, ये ए है जो अभी है ना, शुरू में क्या था, ए नोट, ठीक है। तो ये जो ए है, ये ए नोट का कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, आधा, आधे ना रह जाएगा, ठीक है। ये जो सांद्रता है, ठीक है, जो अभी है, ठीक है, ये प्रारंभिक का कितना रह जाएगा,
आधा। ठीक है, प्रारंभिक में ही ना था ए जीरो, जब बोले थे शुरू नहीं हुआ है तो ए मतलब ए जीरो। ठीक है, तो बताओ उसका ये कितना रहने वाला है, आधा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, वो अचानक से हम लोग हमको लगा कुछ आया है ऊपर से। अच्छा, ये जो था ना, ध्यान से देखो, हम इसमें जो ये निकाले थे इसमें हम इसका मान रखने वाले हैं। ठीक है, ये निकाले ना के बराबर ए नोट माइनस ए बटा टी। ठीक है, इसमें मान रखने वाले, तो टी को ए नहीं रहने दो, के टी बराबर ए नोट और माइनस में ए। ठीक है, तो के और टी। अच्छा ये बताइए टी के जगह पे हम कितना रखने वाले हैं, टी हाफ रखेंगे ना, क्या आधा समय लग चुका है। ठीक है, बराबर जितना टाइम था उसमें आधा तो लग गया, तो आधा टाइम ना बचा है। ठीक है, बराबर ये जो सांद्रता है ए जीरो, ये तो ठीक है ए जीरो रहने देते हैं। और बताइए ए के जगह पे कितना कितना रहेगा, ए नोट और बटा में टू। ठीक है, शुरू से देखिए क्यों, क्योंकि बताए ना कि वो जो अभिक्रिया, मान लो कि जब अभिक्रिया आधा टाइम हो गया, मान लो 1 घंटा में चावल बनना था, कितना घंटा में, 1 घंटा में बनना था, और अब जो है आधा घंटा लग चुका है, हो गया आधा घंटा लग चुका है, तो बताओ टाइम कितना बचा, अब आधे घंटा ना बचा, यानी कि जितना भी टाइम था उसका आधा बचा है। ठीक है, यानी कि टाइम कितना बचा है, बस आधा। ठीक है, अब बताओ जब 1 घंटा में चावल बनना था, आधा घंटा टाइम लग गया, तो बताओ आधा चावल बना होगा या नहीं बना होगा। ठीक है, तो शुरू में चावल इतना था, चावल का चावल था पूरा। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, आधा बन गया। तो अभी जो ये ए है, जो कि भात दिख रहा है हमको, मतलब पूरा सीजन है कि कच्चा है, आधा आधा, ये आधा कच्चा है ना, यानी कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, उसका कितना है, आधा ही बचा है। ठीक है, अगर यूं आधा परिवर्तन हो जाए तब चावल पूरा बन जाएगा, लेकिन हमको तो आधा ही निकालना है। ठीक है, वही हम रखे हैं, तो ये टी हाफ रहा बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व करो, एलसीएम बटा में कितना हो जाएगा, दो, यहां से यहां गुना करेंगे तो 2 × ए नोट और माइनस में ए। ठीक है, अब बताइए के टी हाफ बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, केवल ए नोट और बटा में 2। और बताओ इसमें हमको मान किसका निकालना है, कि एक टी हाफ का, अर्थ है ना कि ए का मान तो यहाँ बेग स्थिरांक निकाल ही चुके, ये तो हो गया। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक ज्ञात करें, तो ये देखो हम ज्ञात कर लिए, बस हो गया, यहाँ तक ला छोड़ दो। अगर बोले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु ज्ञात करें। ठीक है, और अगर 5 नंबर में दिया तो ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये 2 नंबर में दिया तो प्रक्रिया यहां से शुरू करेंगे, समझ में आया। तो जैसे पूछेगा वैसे बनाएंगे, जब दुइये नंबर में दिया तो इतना प्रक्रिया करे जाएंगे, ओकरा लगी नहीं, लेकिन अगर 5 नंबर में दिया तब इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, तो बताओ ये रहा मेरा टी और हाफ, और ये रहा मेरा ए नोट और बटा में 2। बताओ के ऊपर एने आ जाएगा तब नीचे, तो ये निकल गया टी हाफ। ठीक है, और अगर हम 1/2 के बचा है, ये के क्वेश्चन है ना, अगर हम 1/2 के को क्या मान जाते हैं, नियंतांक, क्या मान जाते हैं, नियंतांक, जो कि एक नियत मान है भी, के सुएशन नियतांक चल रहा है। ठीक है, अब बताओ नियतांक में किसी संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, वो तो नियंतांक ही रहेगा। तो अगर 1/2 के को हम नियंतांक बन जाते हैं, तो ये जो टी हाफ है, ठीक है, ये समानुपाती हो जाएगा किसका, अभिक्रिया के सांद्रता का। ठीक है, ये तो समानुपाती हो गया 1/2 के। ठीक है, तो बताओ जब ये नियतांक हो गया तो क्या होगा, समानुपाती, और जब समानुपाती हटाएंगे तो फिर से 2 के आ जाएगा 1/2 के। ठीक है, तो हम देख लिए कि जब क्रिया के अर्धायु है उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, जितने ज्यादा सांद्रता उतने ही ज्यादा अर्धायु। ठीक है, तो ये हमको यही बताना था, अर्धायु काल उसके लिए निकाल ली। अब चाहे यहाँ पर ही छोड़ दो, चाहे आप यहाँ पर ही छोड़ो। ठीक है, अगला। ठीक है, सवाल कैसे पूछेगा ये सुन लेना। तो सवाल पूछेगा कि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, केवल इतना सवाल है अगर, तो हमको यहाँ तक याद कर लिए, हो गया आंसर मेरा। ठीक है, अगर बोलेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करें, अगर वो 2 नंबर में है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया आधा समय खत्म होने में टी हाफ। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर। अगर हमसे पूछा 5 नंबर में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु ज्ञात करें 5 नंबर में, तब कहानी शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से अर्ध का आयु काल निकालने। सब बढ़िया है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा उतार लेते हैं।